नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है भारत की अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियां और उसके समाधान। इस टॉपिक को आप एसएससी, किसी भी बैंकिंग एग्ज़ाम और यूपीएससी के मेंस एग्ज़ाम के जीएस थर्ड पेपर से रिलेट करके देख सकते हैं। हम अपने डिस्कशन की ओर चलते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की समक्ष चुनौतियां और समाधान। भारत की आबादी आज लगभग 1.3 मिलियन से भी अधिक है और जीडीपी की बात करते हैं तो जो जीडीपी है वो 2.7 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है। भारत के समक्ष आर्थिक चुनौतियां क्या क्या हैं, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेरोजगारी पहला चुनौती है, जिसमें अब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगार में ग्रामीण एवं शहरी दोनों प्रकार की बेरोजगारी आपको देखने को मिलेगी। तीव्र विकास के बावजूद भी ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी भारत में मौजूद है। इसके अलावा कोविड-19 महामारी के कारण लोगों ने अपनी जॉब तक खो दी है। बड़ी संख्या में लोगों ने जॉब खोई महामारी के समय। तो भैया बेरोजगारी और नौकरियां खोना लगातार देखा गया है कोविड-19 के समय। दूसरी हम बात करते हैं कमजोर अवसंरचना है। भारत में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, पानी, स्वच्छता जैसी पर्याप्त अवसंरचना का अभाव, जिससे आर्थिक विकास बाधित हुआ है। अच्छी सड़कें नहीं हैं, रेलवे में लगातार बाधा देखने को मिलती है, बंदरगाह में बाधा देखने को मिलती है, बंदरगाह का अच्छे से प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। बिजली पानी की समस्याएं भारत में देखी जा रही है। स्वच्छता का अभाव है। हालांकि स्वच्छता पे काम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बात करते हैं हम कमजोर अवसंरचना में और क्या देखने को मिलता है। भारत की अवसंरचना में अगर आप देखेंगे तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर गैप देखने को मिलता है, जो लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान है। भैया वर्ल्ड बैंक के एक अनुमान के अनुसार अगर भारत में अभी भी अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो उसमें 1 ट्रिलियन डॉलर का इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तीसरी जो चुनौती है वो है मांग की कमी। डिमांड कम है। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद भी अगर आप देखेंगे उच्च मुद्रास्फीति है, बेरोजगारी है। कोविड-19 के प्रभाव के कारण वस्तु और सेवाओं की मांग में लगातार गिरावट देखी गई थी, जो अभी भी पटरी पे नहीं आई है। मांग अभी भी प्रॉपर तरीके से जनरेट नहीं हुई है, तो मांग की कमी देखी जाती है। मांग की कमी के कारण उपभोग और निवेश यानी इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, लोग उपभोग कम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट असमानता। वर्ल्ड इक्वलिटी डाटाबेस की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 10% आय वाले लोगों की हिस्सेदारी हमारी जो जीडीपी में थी वो 56% यानी 56% थी, जो 1980 में 37% थी। यानी जिन लोगों के पास पहले से पैसा था उन्हीं के पास पैसा आया है, गरीब आज भी गरीब है। चलो, ये तो हमने बात की क्या क्या चुनौतियां थी। इसके बाद हम देखेंगे क्या आर्थिक सुधार अभी तक किए गए हैं भारतीय इकोनॉमी में। पहला आर्थिक सुधार पे अगर हम बात करते हैं तो पहला आर्थिक सुधार है नई आर्थिक नीति। तो नई आर्थिक नीति लाई गई। नीति आयोग ने 20 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया है, जो कृषि में, श्रमिक, स्वास्थ्य, खनन, बिजली एवं कराधान में शामिल है। कराधान सुधार भी किए गए हैं। भारत को कोविड-19 के बाद फिर से आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। सारी चीजें भारत में ही मैन्युफैक्चर करनी पड़ेंगी, बनानी पड़ेंगी। तो भारत को आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। भारत में बनाओ, मेड इन इंडिया जैसे प्रोग्राम सक्सेस कराने पड़ेंगे। दूसरा हम बात करते हैं, दूसरा सुधार क्या था, श्रम संहिता। भैया श्रम संहिता यानी श्रम कानून लाए गए थे। 4 कोड संहिता शामिल है इसमें। पहला वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुधार, व्यावसायिक सुधार, ये सारे श्रम संहिता है और ये 4 कोड बिल हैं। इनको प्रॉपर तरीके से लागू करना पड़ेगा।
अगर हम बात करते हैं उत्पादित आधारित प्रोत्साहन, यानी भारत में ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, कपड़े, नवीकरणीय ऊर्जा, आयात और निर्यात, इन चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये दिया भी गया है, ये लगातार सुधार भी किए जा रहे हैं। और क्या, उदारीकरण। देखो, उदारीकरण एक ऐसा शब्द है जो देखा गया था कब? ये देखा गया था 1991 में। भारत सरकार एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आई, जिनको एल मतलब लिबरलाइजेशन, पी मतलब प्राइवेटाइजेशन, डी मतलब ग्लोबलाइजेशन, जिनको हिंदी में कहा जाता है उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। उदारीकरण की बात करें तो उदारीकरण में व्यापार को बढ़ावा देना है, और दूसरा लाइसेंस परमिट को यानी कोटा समाप्त किया गया था। जिन वस्तुओं के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ज़्यादातर वस्तुओं को उनसे परमिट हटा दिया गया व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। उदारीकरण क्या होता है? उदारीकरण भैया, अगर हम इसको एक लाइन में जाने तो रिमूव द बैरियर फ्रॉम इकोनॉमी, यानी अर्थव्यवस्था से सभी प्रतिबंध हटा देना, वही क्या है? उदारीकरण है। अगर हम निजीकरण की बात करते हैं तो निजीकरण क्या है? प्राइवेट लोगों को इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन देना, निजी लोगों को इकोनॉमी में भागीदारी बनाना। जिसे देखो, अगर बात करें निजी निवेशकों को अर्थव्यवस्था में शामिल करना ही क्या है? निजीकरण है। प्राइवेट लोगों को अर्थव्यवस्था में जोड़ना, सरकार के साथ काम करना, वही निजीकरण है। अगर हम बात करें वैश्वीकरण, वैश्वीकरण अपने आप में एक आज ब्रॉड टॉपिक है, अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें तो वैश्वीकरण जैसे आप कह सकते हैं पूरे देश को एक गांव की तरह बना देना। सारी चीज़ें, अगर अमेरिका में क्या हो रहा है हमें तुरंत भारत में पता चल जाता है, चीन में क्या हो रहा है हमें तुरंत भारत में पता चल जाता है, भारत में क्या हो रहा है तुरंत अमेरिका में पता चल जाता है। यानी पूरे दुनिया को एक गांव की तरह बना देना ही क्या है? वैश्वीकरण है। यानी सारी चीज़ें, भारत की चीज़ें अमेरिका में उपलब्ध हैं, अमेरिका की चीज़ें भारत में उपलब्ध हैं। वैश्वीकरण की अपनी कुछ कमियां हैं, वैश्वीकरण की अपनी कुछ खूबियां हैं, वो एक अलग अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है वैश्वीकरण। लेकिन अब यही समझ लो कि पूरी दुनिया को एक गांव जैसा बना देना ही क्या है? वैश्वीकरण है। सारी चीज़ें, सब कुछ, हमें सारी इन्फॉर्मेशन एक देश से दूसरे देश में तुरंत पहुंच जाती हैं। जैसे एक गांव की इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी पूरे गांव में फैल जाती है, वैसे अब देश की फैल जाती है। तो भैया ये उदारीकरण किया गया, निजीकरण किया गया, वैश्वीकरण किया, ये भी हमने अर्थव्यवस्था में सुधार किए थे। तो अर्थव्यवस्था में क्या क्या सुधार किए थे? नीति लेके आए थे, नई आर्थिक नीति 2020 में। उसके बाद श्रम संहिता लेके आए, उसके बाद उत्पादित आधारित प्रोत्साहन लेके आए, उसके बाद उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सब हम लेके आए। अगर हम बात करते हैं आर्थिक चुनौतियों से निपटने के सुझाव क्या क्या हो सकते हैं, ये आर्थिक चुनौतियां हैं। अब तक जो सुधार की हमने बात की, चुनौती क्या थी हमने बात की, सुधार क्या किए वो हमने बात की, लेकिन और अच्छे से कैसे इनमें सुधार किया जा सकता है, तो कुछ और हम यहाँ पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला कि भैया जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण क्षरण को रोकना चाहिए। जलवायु परिवर्तन जो बढ़ता जा रहा है, जो इकोनॉमी के लिए भी बड़ी चुनौती शामिल होगा, जिससे बहुत सारी आगे जाके चीज़ें बेकार होने वाली हैं। देश की बहुत सारा जो अर्थ है वो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर खर्च होने वाला है। आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी खराब होने वाली हैं, इसलिए जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, पर्यावरण को क्षरण को रोकना पड़ेगा, और यही इकोनॉमी के लिए अच्छा भी होगा, पर्यावरण के लिए अच्छा होगा। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, असमानता एवं गरीबी को संबोधित करना, यानी धन का गरीबों एवं अमीरों में पुनर्वितरण। अब ये संबोधित करना मतलब ये था कि समान वितरण होना चाहिए, ये था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि समान वितरण, यानी जो धन है वो गरीबों और उसमें अमीरों में समान बांटा जाए। हालांकि एक हाइपोथेटिकल टर्म है, ऐसा देखने को मिलता है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो आय की असमानता को दूर करना भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि इसको निपटने के लिए एक अच्छी सुझाव हो सकता है। तीसरा, हम बात करें नवाचार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देना। नवाचार, नई नई रिसर्च होनी चाहिए, उद्यमिता को बढ़ावा मिलते रहना चाहिए, लगातार R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च होते रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तो भैया व्यावसायिक माहौल में सुधार, भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, लाल फीताशाही में सुधार होना चाहिए। कहने का मतलब है जो ब्यूरोक्रेसी है वो
फेवरेबल होनी चाहिए। ठीक है, नेताओं को भी अपना जो रोल है वो समझना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पांचवा सुधार क्या है, वित्तीय क्षेत्र में सुधार होना चाहिए, यानी एनपीए कम होना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है हमारे देश में, अगर हम इस ईयर को 2023 को छोड़ दें, इसमें थोड़ा एनपीए कम देखा गया, लेकिन आप बात करेंगे 2022-21 लगातार एनपीए बढ़ता जा रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि कई सारे बहुत बड़े फ्रॉड हो चुके हैं बैंकिंग में। अब आप सब जानते हैं, एक नीरव मोदी केस था, दूसरा विजय माल्या, तो ये बड़े बड़े केस जिससे एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है बैंकिंग क्षेत्र के लिए, वित्तीय क्षेत्र के लिए। तो यही सुझाव है। ठीक है, तो यहीं हम अपनी इस डिस्कशन को रोकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर डिस्कशन।